Hello everyone, welcome to Youth Engineers Academy. My name is Zaikir Rastogi. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड स्टार्ट किया था, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। हिंदी में हम इसे बोलते हैं श्यानता या गतिज श्यानता। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एंड व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? ओके, सो आपने देखा होगा कि जब सॉलिड बॉडीज एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करती हैं, सॉलिड बॉडीज एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करती हैं, सो देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दोज बॉडीज एट द कॉन्टेक्ट सरफेस। जहां पर भी उनका संपर्क बिंदु होता है, संपर्क सतह होती है, वहां पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग घर्षण बल के नाम से जानते हैं। हम यहां पर ये मानते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है वो डिफरेंट लेयर से मिलकर बना हुआ है, कई सारी लेयर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे कि सॉलिड बॉडीज जब एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करती हैं तो uनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर सिंपली फ्रिक्शन होता है, उसी तरह से जब एक फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड की एक लेयर अपने अगल बगल की जो लेयर्स होती हैं, अपने एडजेसेंट जो लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स के मोशन को रेजिस्ट करती है। और फ्लूइड का यही प्रॉपर्टी जो है वो कहलाता है विस्कोसिटी। ठीक है, तो जिस फोर्स से फ्लूइड की एक लेयर अपनी एडजेसेंट लेयर्स के मोशन को रेजिस्ट करती है उसे हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स को ही सिंपली हम लोग विस्कोसिटी बोल देते हैं। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स पूरा कोई नहीं बोलता है, हम लोग उसे क्या बोलते हैं? सिंपली फ्रिक्शन बोल देते हैं। इसी तरीके से विस्कस फोर्स ना बोलकर हम उसे विस्कोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये तरल का एक गुण होता है। ओके, इन दिस the layer of fluid resists the motion of adjacent layers। हिंदी में अगर हम लोग बात करते हैं तो तरल पदार्थ हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि तरल पदार्थ जो है वो बहुत सारी परतों से मिलकर बना हुआ है, और अगर तरल की कोई एक परत अपने समीप की अन्य परतों के गति का विरोध करती है तो ये जो गुण है तरल का, ये गुण जो है वो श्यानता कहलाता है। तो हम लोग बहुत अच्छे से अभी इसको समझेंगे। ठीक है, मैं एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ठीक है, नाउ सी, यहां पर मैं एक फिक्स्ड बाउंड्री ले रहा हूं, फिक्स सरफेस ले रहा हूं, कुछ भी आप मान सकते हैं, एक फिक्स प्लेट भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक फिक्स प्लेट ले ली है या फिक्स बाउंड्री ले ली है। सो दिस इज द फिक्स्ड बाउंड्री। ठीक है, स्थिर सीमा बोल सकते हैं, स्थिर प्लेट बोल सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक फ्लूइड जो है वो इसके ऊपर पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर एक फ्लूइड पास किया। ठीक है, तो फ्लूइड की जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जो है दैट इज u। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जो है उसे हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? u। इज इट क्लियर? नाउ अब आप जानते हो कि जो पार्टिकल्स फ्लूइड के इस फिक्स्ड बाउंड्री के संपर्क में आएंगे उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उनकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और जैसे जैसे हम इस प्लेट से दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैंने कर्व बनाया हुआ है, दिस इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, एंड दिस इज द नॉर्मल लाइन बोल सकते हैं, दिस इज द नॉर्मल लाइन। ठीक है, डॉटेड बना सकते हैं, जैसा भी चाहें आप वैसा कर सकते हैं, डॉटेड लाइन बना लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। आप यहां पे देख रहे हैं इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट ए पॉइंट पर, ये पॉइंट है ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो 0 है, और जैसे जैसे मैं इस प्लेट से दूर होता चला जा रहा हूं वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है?
बढ़ रही है। तो मैं कहीं पर किसी एक इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे जाता हूं, y दूरी पे जाता हूं, ठीक है, और y दूरी पर मैं जब जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि यहां पर जो वेलोसिटी है वो u है, यहां की जो वेलोसिटी है वो u है, ठीक है। अब मैं कुछ dy डिस्टेंस, यहां से मैं एक स्मॉल डिस्टेंस जो है वो dy, ये बहुत छोटी डिस्टेंस होगी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको बोर्ड पे दिखाई दे प्रॉपरली, ठीक है। तो ये जो dy डिस्टेंस है, इस dy डिस्टेंस चलने में ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी में जो परिवर्तन होगा वो होगा du, ओके। du इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन यू मूव अ डिस्टेंस ऑफ dy। यदि आप dy डिस्टेंस चलते हैं तो वेलोसिटी में जो परिवर्तन होगा दैट चेंजेस du। यहां पे कितनी वेलोसिटी है u, और चेंज कितना आपको मिल रहा है du का, तो ऊपर जाने पे वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, u प्लस du, ठीक है। तो हम ऐसा देख पा रहे हैं, यहां पे आप ऐसा देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक वेलोसिटी ग्रेडियंट सेटअप हो गया है, यहां पे एक वेलोसिटी ग्रेडियंट सेटअप हो गया है, ठीक है। व्हेन द, देखिए ग्रेडियंट हम कब बोलते हैं, एक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक होता है ग्रेडियंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ हमेशा जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे मैं अगर बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, so that will be acceleration, that will be acceleration, but rate of change of change of velocity with respect to position, change of velocity with respect to time अगर हम लेंगे तो हम उसको रेट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन change of velocity with respect to position अगर बोलते हैं तो हम उसको बोलेंगे ग्रेडियंट। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे टाइम की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है पोजीशन पे। जब आप इस पोजीशन पे हो तो वेलोसिटी इतना है, और जब आप इस पोजीशन पे हो तो वेलोसिटी इतना है, तो दैट मींस दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां पर एक वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जा रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं वेलोसिटी ग्रेडियंट, velocity gradient, and this velocity gradient is equals to du over dy. So this is the velocity gradient. Now अब अगर मैं एक फ्लूइड का एलिमेंट, मैं यहीं पर से कहीं पर कोई एक फ्लूइड का जो है एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, सपोज करिए कि मैं यही एक एलिमेंट ले लेता हूं, यहां से मैं एक फ्लूइड का एलिमेंट ले लेता हूं, ये मैंने एक फ्लूइड का एलिमेंट लिया हुआ है, ये इसमें दिखा देता हूं आपको, ये मैंने एक फ्लूइड का एलिमेंट लिया है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। सो दिस इज द एलिमेंट ऑफ फ्लूइड जो हमने लिया हुआ है, ये दिस इज द एलिमेंट ऑफ फ्लूइड, ओके। यहां पर इस एलिमेंट के, इस फ्लूइड एलिमेंट की जो लोअर लेयर है, जो लोअर सरफेस है, वहां पर वेलोसिटी कितना है u, और यहां पे वेलोसिटी कितना है u प्लस du, और इसकी जो हाइट है एलिमेंट की, वो हाइट है dy, ठीक है। ये सिचुएशन है टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे, मतलब जब मैं इसे ले रहा हूं, मैंने अभी इसको यहां पे लिया है, तो दैट टाइम, ओके। अब क्या होता है कि मैं कुछ देर के बाद में ऑब्जर्वेशंस लेना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो आप देखिए यहां की वेलोसिटी u है, यहां की वेलोसिटी u प्लस du है, सॉरी दिस इज du, u प्लस du, इज इट क्लियर। यहां पे अगर मैं नाम लिख देता हूं a b c एंड d, ठीक है, तो आप देखिए यहां की वेलोसिटी u है, यहां की वेलोसिटी u प्लस du है। अब अगर मैं कुछ देर के बाद में ऑब्जर्वेशंस लेता हूं, मान लीजिए मैं t इज इक्वल टू t टाइम पे मैं ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं, या t इज इक्वल टू t1 टाइम पे ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं, तो देखिए a पॉइंट जो डिस्टेंस मूव करेगा वही डिस्टेंस मूव करेगा b पॉइंट, ठीक है। तो a पॉइंट का जो मूव्ड डिस्टेंस है और b पॉइंट का जो मूव्ड डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो बराबर होगा, ये यहां पे आ जाएगा a डैश, और ये b जो है वो यहां पे आ जाएगा b डैश, ठीक है। सिमिलरली c और d पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो सेम है, ठीक है। तो c पॉइंट जितना मूव करेगा उतना ही d पॉइंट भी मूव करेगा, लेकिन ये उस समय में, जितना समय हमने यहाँ पे t1 टाइम लिया हुआ है, उस समय में जितना a डैश है या जितना bb डैश है उससे ज्यादा होगा cc डैश और dd डैश, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे आप जाओगे
तो ये इन्होंने यहाँ पे इतनी वेलोसिटी और ये यहाँ पे इन्होंने इतना डिस्टेंस जो है वो चेंज किया। तो अब अगर आप अपने एलिमेंट का शेप देखना चाहोगे, ठीक है, तो आपके जो एलिमेंट का शेप होगा वो ये होगा, दिस विल बी द शेप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कुछ और देर के बाद में यदि आपने ये मैंने जो लिया हुआ है, ये जो दूसरा ऑब्जर्वेशन है वो t = t1 टाइम पे है। कुछ देर के बाद मैं फिर से एक ऑब्जर्वेशन लेता हूं, मान लीजिए मैं t = t2 टाइम पर मैं ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं। तो जब मैं t = t2 टाइम पे लूंगा तो सेम फिनोमिना है, ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, ये a डबल डैश हो जाएगा, ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, ये b डबल डैश हो जाएगा, a डैश और a डबल डैश, b डैश और b डबल डैश, ये डिस्टेंसेस क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन ये जो है ये ज्यादा दूरी तय करेगा, ये यहां पे आ जाएगा c डबल डैश और ये d वाला पॉइंट आपका यहां पे आ जाएगा, सपोज कर लेते हैं d डबल डैश। तो आपका जो शेप अब होने वाला है वो कैसा होने वाला है, दिस इज, ये देखिए ये आपका होने वाला है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है, तो ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन और तीसरा ऑब्जर्वेशन। तो आप देख रहे हैं कि जो फ्लूइड का एलिमेंट हमने लिया था इनिशियली, चाहे आप इसे रेक्टेंगल मान लीजिए या स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है, तो हमने जो शेप लिया था वो स्क्वायर या रेक्टेंगल था, जो भी आप मानना चाहें। लेकिन कुछ समय के बाद हमने देखा कि फ्लूइड का ये जो एलिमेंट है इसका शेप चेंज हो गया है ना, इसका शेप अब कैसा हो गया है, दिस इज लाइक अ पैरालिलोग्राम, दिस इज लाइक अ पैरालिलोग्राम। सिमिलरली आगे जाएंगे तो और ज्यादा डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये जो फिक्स है, ये जो है a डैश ए बी और a डैश बी डैश और a डबल डैश b डबल डैश, ये डिस्टेंसेस फिक्स हैं। सिमिलरली सी डी और c डैश d डैश और c डबल डैश d डबल डैश, ये डिस्टेंसेस आपकी फिक्स हैं और dy भी आपका क्या है, फिक्स है। मतलब डायमेंशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, फ्लूइड एलिमेंट के डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन चेंज किस में हो रहा है, चेंज हो रहा है शेप में। ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से हम जानते हैं कि शेप में चेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेस होता है वो होता है शियर स्ट्रेस, वो होता है शियर स्ट्रेस। इसका मतलब यह है कि इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण और विस्कोसिटी के कारण, विस्कोसिटी और इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण फ्लूइड एलिमेंट एक शियर स्ट्रेस जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। दैट मींस कि यहां पर क्या आने वाला है, यहां पर एक शियर स्ट्रेस आने वाला है, यहां पर एक शियर स्ट्रेस आने वाला है। ठीक है, शियर स्ट्रेस आने वाला है। अब आप मुझे बताइए कि ये शियर स्ट्रेस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है। दिस शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्योंकि जैसे जैसे आप वेलोसिटी ग्रेडियंट को बढ़ाएंगे, आप सपोज करिए आपने यहां पे मान लीजिए du जो चेंज है, मतलब आप u की कोई वैल्यू ले लीजिए और du जो है दैट इज अ चेंज। तो अगर आप du को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, du को आप जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे आपको यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस होगा, जो शेप में चेंज होगा, वो ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, तो टाउ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du ओवर dy। तो यहां से हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलता है, टाउ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du ओवर dy। ठीक है, अब ये जो du ओवर dy है, ये कुछ कुछ मुझे हुक्स लॉ की याद दिला रहा है। हुक्स लॉ में कहा गया था कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, लेकिन ये यहाँ पे शियर स्ट्रेन नहीं है। व्हाट इज दिस, दिस इज द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या फिर मैं इसे बोल सकता हूं रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। यहां से आपको मिल जाएगा टाउ विल बी इक्वल टू म्यू इंटू du ओवर dy, या फिर हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन du ओवर dy। सो व्हाट इज दिस म्यू, म्यू इज दिस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, यहां पे जो प्रोपोर्शनल साइन लगा था उसका कांस्टेंट यहां पे आया है म्यू, एंड म्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, म्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। आप जानते हैं कि यहां पे अगर आप हुक्स लॉ को देखिए तो हुक्स लॉ में टाउ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, और जब हम इसे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहां पर भी एक प्रॉपर्टी आती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसकी आती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी आती है। किसकी प्रॉपर्टी आती है, मटेरियल की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो यहां पे आती है मटेरियल की प्रॉपर्टी, एंड दिस इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। लेकिन यहां पर जो प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, दिस प्रॉपर्टी इज फ्लूइड, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड।
एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। तो यहां से आपका डायनेमिक विस्कोसिटी आ गया, ठीक है। तो ये जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो शियर स्ट्रेस दो चीजों की वजह से डेवलप हो रहा है। पहला तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की वजह से डेवलप हो रहा है और दूसरा हो रहा है विस्कोसिटी की वजह से। व्हाट इज विस्कोसिटी? जब ये लेयर मूव करेगी तो इसे इसकी ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर क्या करेंगी? रेजिस्ट करेंगी, इसके मोशन को रेजिस्ट करेंगी। सिमिलरली जब ये वाली लेयर मूव कर रही है तो इस लेयर को रेजिस्ट कर रहा है ये और इसके ऊपर वाली लेयर, ठीक है। तो इस वजह से शेप में डिफॉर्मेशन होगा और वेलोसिटी ग्रेडियंट की वजह से शेप में डिफॉर्मेशन होगा। और शेप में डिफॉर्मेशन होता है किसकी वजह से? शियर स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि फ्लूइड में एक शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है और ये जो शियर स्ट्रेस होता है इसकी वजह से फ्लूइड में कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन होता है। फ्लूइड में कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन होता है। कल के लेक्चर में मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मैं फ्लूइड की आपको एक नई डिफिनीशन बताऊंगा और ये नई डिफिनीशन जो है वो यहीं से होकर आएगी। आपको ऐसा लगता है जब आप कभी देखिए पानी को अगर आपने किसी सरफेस के ऊपर डाल दिया तो आप देखते हैं कि पानी जो है वो बहने लगता है, फ्लो करने लगता है। दैट इज एक्चुअली नॉट फ्लोइंग, there is a continuously deformation, there is a continuously deformation। और उस डिफॉर्मेशन की वजह से देखिए एलिमेंट हमने यहां पे लिया था लेकिन अभी हमारा एलिमेंट कहां पहुंच गया? ये देखिए मैं अलग अलग हैच करके आपको दिखाता हूं। ये हमारा प्रीवियस एलिमेंट था ये, ठीक है। लेकिन अभी ये एलिमेंट हमारा कहां पहुंच गया है? ये देखिए ये यहां पे पहुंच गया है, ये मूव कर गया। ये एलिमेंट क्या कर गया? मूव कर गया। इसी को हम लोग कहते हैं कि ये फ्लो कर रहा है, जबकि ये फ्लो नहीं कर रहा है। दैट इज एक्चुअली द डिफॉर्मेशन, दैट इज एक्चुअली द डिफॉर्मेशन। तो अगर मैं यहां पे फ्लूइड की डिफिनीशन लिखना चाहूंगा तो मैं फ्लूइड की क्या डिफिनीशन लिख सकता हूं? तो मैं यहां पे फ्लूइड की डिफिनीशन ले रहा हूं आपको। सो द डिफिनीशन ऑफ फ्लूइड, ओके, द सब्सटेंस विच कैन नॉट रेजिस्ट द शियर स्ट्रेस अप्लाइड ऑन इट दैट इज नोन एज फ्लूइड। तरल क्या होता है? तरल वह पदार्थ होता है जो अपने ऊपर लगे कर्तन प्रतिबलों का प्रतिरोध नहीं कर पाता है, किसी भी तरह से प्रतिरोध नहीं कर पाता है, उसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड। तो आप सॉलिड की भी डिफिनीशन यहां से ले सकते हैं, है ना। सॉलिड की डिफिनीशन क्या होगी? द सब्सटेंस विच रेजिस्ट द शियर स्ट्रेसेस अप्लाइड ऑन इट, मतलब वे पदार्थ जो अपने ऊपर लगे कर्तन प्रतिबलों का प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं, वे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। और तरल जो है वो अपने ऊपर लगे कर्तन प्रतिबलों का किसी भी प्रकार से प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको एक लाइन की डिफिनीशन दे देता हूं। सब्सटेंस दैट कैन नॉट रेजिस्ट द शियर स्ट्रेसेस अप्लाइड ऑन इट। या फिर एक और दूसरी डिफिनीशन भी है और दूसरी डिफिनीशन यहां से है। दिस इज ओके, द सब्सटेंस विच कंटिन्यूअसली डिफॉर्म्स अंडर द अप्लाइड शियर स्ट्रेसेस, वे पदार्थ जो लगे हुए कर्तन प्रतिबल के कारण निरंतर विरूपित होते रहते हैं, उन पदार्थों को हम लोग कहते हैं तरल पदार्थ, तरल पदार्थ। तो यहां पे मैं एक दूसरी डिफिनीशन लिख देता हूं। सब्सटेंस दैट continuously deforms under the applied shear stress, ठीक है। तो फ्लूइड की मैंने आपको जो प्रीवियस डिफिनीशन बताई थी कि द सब्सटेंस विच हैव फ्लोएबिलिटी, विच हैव एन एबिलिटी टू फ्लो, दैट इज आल्सो करेक्ट, बट द definition which came after the discovery of this property, and that definition is substance that cannot resist the shear stresses applied on it, that is known as fluid, or you can say the substance that continuously deforms under the applied shear stresses. Is it clear to all of you? आपने देखा, ठीक है, मैंने आपको फ्लूइड के न्यू डिफिनीशंस के बारे में बताया। सब्सटेंस विच कैन नॉट रेजिस्ट द शियर स्ट्रेसेस अप्लाइड ऑन इट, और यू कैन से दैट सब्सटेंस विच कंटिन्यूअसली डिफॉर्म्स अंडर द अप्लाइड शियर स्ट्रेस। और इसी चीज को हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग समझते हैं जैसे कि फ्लूइड क्या हो रहा है? फ्लूइड फ्लो कर रहा है, बट फ्लूइड इज नॉट फ्लोइंग, फ्लूइड इज डिफॉर्मिंग, कंटिन्यूअसली डिफॉर्मिंग। ओके, नाउ कमिंग टू आवर प्रॉपर्टी, ये तो हम लोगों ने अलग से देख लिया।
अभी हम लोग अपनी प्रॉपर्टी पे आते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे डराइव किया था, म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला डराइव करके आपको दिया था। और ये जो फॉर्मूला है इसमें टाउ जो है दैट इज शियर स्ट्रेस, दैट इज शियर स्ट्रेस, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट में है ना, एंड डी यू ओवर डी वाई, सो दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। और वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, ऊपर आप देख लीजिए मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है। कुछ और भी नाम थे इसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के अलावा भी आप नाम मैंने आपको बताए थे, है ना, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन आप बोल सकते हैं, ठीक है, और रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये दो नाम और हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग यूनिट्स के बारे में जब बात कर लेते हैं, तो यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अगर हमें यूनिट चाहिए, यूनिट ऑफ म्यू, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ टाउ अपॉन यूनिट ऑफ डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा, अगर मैं एमकेएस, एसआई और सीजीएस यूनिट सिस्टम में लेना चाहूं तो यहां पे देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो सेकेंड आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं किलोग्राम फोर्स सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ऐसा ही यूनिट सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड इनवर्स, तो ये आ जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस में इसकी जो यूनिट होगी वो होगी डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड इनवर्स, तो ये आपका आ जाएगा डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देनी है आपको, सीजीएस यूनिट पे ध्यान देना है। सीजीएस यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इज नोन एज पॉइस, इसी को बोलते हैं पॉइस। ठीक है, सो 1 पॉइस इज इक्वल टू डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इज द यूनिट ऑफ। तो जनरली आप जब भी क्वेश्चंस वगैरह देखोगे तो क्वेश्चंस में जो यूनिट दी रहती है तो वो जनरली जो है वो पॉइस दी होती है, लेकिन हम लोगों को जो वर्क करना होता है वो एसआई यूनिट में हम लोग अपना कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग इसका चेंज देख लेते हैं कि क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो चेंजेस के बारे में देख लेते हैं। तो यहां देख लीजिए या इस तरफ देख लेते हैं, ये देखिए 1 पॉइस इज इक्वल्स टू 1 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायन में कल मैंने आपको बताया था कि डायन में कितने न्यूटन होते हैं, तो 10 टू पावर -5 न्यूटन होते हैं, 10 टू पावर -5 न्यूटन होते हैं। ठीक है, दिस इज सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 टू पावर -2 मीटर्स होते हैं, तो ये आ जाएगा 10 टू पावर -4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से ले सकते हैं। जब भी आपको पॉइस में दिया हो तो सिंपल सी चीज ध्यान रखिए, आप उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए आपको 10 पॉइस दिया हुआ है, किसी की भी विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 10 पॉइस, तो आप उसको क्या करिए 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एसआई यूनिट में मिल जाएगा। तो सिंपल सा ध्यान रखिए, कन्वर्जन आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो एक छोटी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। एक छोटी यूनिट भी कभी कभी दी रहती है 1 सेंटीपॉइस, 1 सेंटीपॉइस, कभी कभी सेंटीपॉइस में दे देता है। तो 1 सेंटीपॉइस जो होता है वो 1/100 पॉइस होता है, 1/100 पॉइस होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीपॉइस इज इक्वल टू 1/100 पॉइस। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नाउ देयर इज ए रिजल्ट and this result is experimental, and this experimental result shows that viscosity of water
at 20 degree centigrade, at 20 degree centigrade is 1 centipoise. सो मैं बात कर रहा हूं विस्कोसिटी की, किसके, वाटर की, किस टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 सेंटीपोइस, 1 सेंटीपोइस। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज 1 सेंटीपोइस। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देख रहे हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम, ये जो साइन है, इस साइन से न्यू बोलते हैं, इसको न्यू बोलते हैं। दिस इज लाइक ए डांसिंग वी। ओके, तो न्यू से हम लोग डिनोट करेंगे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लोग बोलते हैं शुद्ध गतिज श्यानता, शुद्ध गतिज श्यानता, शुद्ध गतिज श्यानता। ठीक है, एंड मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, दिस इज नॉट अ property of fluid. This is actually a ratio, and what is this? This is the ratio of dynamic viscosity to density of fluid. So this is simple a ratio. Okay, mathematical form अगर हम लोग इसका देखें तो mathematical form है इसका डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू अपॉन रो। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, दिस इज सिंपल अ रेशियो एंड दिस इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। ठीक है, यूनिट के बारे में बात कर लेता हूं, तो देखते हैं यूनिट्स क्या होंगी। ठीक है, तो आप देखिए म्यू का जो यूनिट होता है, म्यू का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, और रो का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम यहां से ले सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा यूनिट ऑफ म्यू, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो केजी को हम लोग चाहें तो चेंज, न्यूटन को चाहें तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी पर मीटर क्यूब। तो ये आप देख लीजिए, थोड़ा सा सेटिंग आपको करना पड़ेगा, यहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड से सेकेंड चला जाता है। ठीक है, और केजी से केजी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आपका नीचे जाएगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल, ये 1 मीटर यहां पे बचेगा, अभी ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आप देखोगे एसआई हो या एमकेएस हो, इन यूनिट सिस्टम्स में जो यूनिट होगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वो होगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, सीजीएस में यूनिट क्या होगी, तो हम इसी के हिसाब से ले लेते हैं, सीजीएस में इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और जैसे कि डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट आपने देखी थी कि सीजीएस में डायनेमिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है उसे हम लोग वॉइस कहते हैं, उसी तरीके से सीजीएस में काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, उसे हम लोग कहते हैं स्टोक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा कन्वर्जन देख लीजिए। ठीक है, तो 1 स्टोक दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और सेंटीमीटर को मीटर में बस कन्वर्ट करना है, तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपका यहां से आ जाएगा कि 1 स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा सीजीएस यूनिट से एसआई यूनिट के बीच में आपका कन्वर्जन हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो जैसे कि आपने देखा था कि वहां पे हमने सेंटीपॉइस के बारे में बात की थी, तो यहां पर हम सेंटी स्टोक के बारे में बात करेंगे। तो 1 सेंटी स्टोक दैट इज इक्वल टू 1/100 स्टोक। ये थोड़ा सा छोटी यूनिट है ना, और कभी कभी क्या होता है कि स्टोक में ना देकर आपको सेंटी स्टोक या सेंटीपॉइस में चीजें दे देता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा, जब भी वर्ड आएगा सेंटी दैट मीन्स 1/100, जब हम लोग वर्ड लेंगे सेंटी दैट मीन्स 1/100। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी
न्यूटन का श्यानता का नियम, न्यूटन का श्यानता का नियम। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ न्यूटन सेड दैट shear stress on a fluid element is directly proportional to rate of shear strain. According to this law, what Newton is saying? Newton is saying that shear stress on a fluid element layer is directly proportional to rate of shear strain. और rate of shear strain जैसा कि आप पहले देख चुके हैं du over dy को ही हम लोग rate of shear strain कहते हैं। यहां से आपको मिल जाता है, so this is the law of न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो बहुत खास नहीं है, आपने पहले ही देख लिया है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जब हम लोगों ने किया था, तो वहां पर हम लोगों ने इस चीज को लिया था। अभी उसको एक लॉ का नाम दे दिया गया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दैट द शियर स्ट्रेस अप्लाइड ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो आपको यहाँ पे फिर से म्यू मिल जाएगा, दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, विद टेम्परेचर। यदि हम तापमान के साथ में श्यानता में होने वाले परिवर्तन के बारे में देखें, ठीक है, तो हमें यह पता चलता है कि लिक्विड्स और गैसेस में जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जिस चीज के बारे में जिसके चेंज के बारे में हमें देखना है, हमें सबसे पहले ये देखना होगा वो चीज किसके कारण है। मतलब हम देखना चाहते हैं कि जो ये विस्कोसिटी है फ्लूइड में, विस्कोसिटी का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द विस्कोसिटी बिटवीन इन द फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड्स में विस्कोसिटी के दो रीजन होते हैं। फ्लूइड में विस्कोसिटी के होने के दो रीजन्स होते हैं। पहला होता है MMT, दैट इज द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। और दूसरा होता है कॉशिफ फोर्सेज, कॉशिफ फोर्सेज। ठीक है, तो ये पहला हो गया और ये दूसरा है। ठीक है, फ्लूइड में विस्कोसिटी के जो मेजर जिसके कारण होती है वो होता है MMT, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, और दूसरा होता है कॉशिफ फोर्सेज। तो एक एक चीज को मैं आपको समझा देता हूं। मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के बारे में मैं आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या होता है, और कॉशिफ फोर्सेज इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या होता है, जो फ्लूइड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, तो ये फ्लूइड के अंदर रैंडम मोशन करते रहते हैं, और रैंडम मोशन करते हुए जब ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं तो इनका जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होने की वजह से ये अपना मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। इस फिनोमिना को, इस घटना को कहते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। और फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ही तरह के जो सब्सटेंस होता है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, दैट अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज कॉशिफ फोर्स। ठीक है, तो एक सिमिलर काइंड ऑफ फ्लूइड सब्सटेंस है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी नोन एज कॉशिफ फोर्स। तो अब हम लोग बात करेंगे कि लिक्विड्स और गैसेज में विस्कोसिटी का वेरिएशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिक्विड्स को ले लेते हैं। देखिए, लिक्विड्स में कॉशिफ फोर्स MMT, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर को प्रीडोमिनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉशिफ फोर्सेज जो हैं वो लिक्विड्स में गैस के कंपैरिजन में अधिक होते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर का जो फिनोमिना होता है वो लिक्विड में कम देखा जाता है ना, और गैसेज में वो ज्यादा देखा जाता है। तो यहां पे अगर मैं लिक्विड्स की बात करूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि कॉशिफ फोर्सेज मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर को प्रीडोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि लिक्विड्स में विस्कोसिटी का मेन रीजन कौन है? कॉशिफ फोर्स। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो कॉशिफ फोर्सेस क्या होंगे? वीक होंगे, और विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पर आप देखिए, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कॉशिफ फोर्सेस जो हैं, कॉशिफ फोर्सेस ये आपके वीक होंगे और इस तरह से
विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। अगर हम यहां पर प्रोफाइल देखना चाहें कि किस तरह का प्रोफाइल होता है, तो प्रोफाइल देखिए, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1/1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ओके, ये जो म्यू नॉट है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर विस्कोसिटी है, टी इज द टेम्परेचर एंड अल्फा एंड बीटा दीज आर कांस्टेंट्स। तो आप देख सकते हैं अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो विस्कोसिटी क्या होगी, विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी। अब मैं गैसेस की बात करता हूं, तो अगर मैं गैसेस की बात कर रहा हूं तो गैसेस में मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर कॉसिव फोर्सेस को प्रीडोमिनेट करते हैं। इसका मतलब है कि गैसेज में विस्कोसिटी के होने का रीजन क्या है, एमएमटी, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। और जब हम गैस को हीट करते हैं तो हम एक्चुअल में उनके मॉलिक्यूल्स को और एनर्जाइज कर देते हैं। जब हम उन्हें और एनर्जाइज कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की जो घटना है, जो फिनोमिना है, वो ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा, और इस तरह से गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो एमएमटी क्या हो जा रहा है, एमएमटी इंक्रीज कर जा रहा है, और इसकी वजह से विस्कोसिटी क्या हो जा रही है, विस्कोसिटी भी इंक्रीज कर जा रही है। अगर इसी तरह का प्रोफाइल यहां पर देखा जाए तो म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अल्फा बीटा एक बार फिर से कांस्टेंट है, म्यू नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर विस्कोसिटी है और म्यू जो है वो टी डिग्री सेंटीग्रेड पर विस्कोसिटी है। यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो यहां पर म्यू भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ती है, किसकी वजह से, एमएमटी के बढ़ने की वजह से। लिक्विड्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम होती है, किसकी वजह से, कॉसिव फोर्सेस के वीक होने की वजह से विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जो है वो विस्कोसिटी के बारे में बताया, डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में बताया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में बताया, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और एट लास्ट मैंने आपको वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर के बारे में बताया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।